Hi, student. I am your history teacher, बेबी शर्मा। हम लेसन कर रहे हैं एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट्स, यानी कि एक ऐसा साम्राज्य जो 3 कंटिनेंट से घिरा हो। और वो कौन सा साम्राज्य है जिसके बारे में हम रीड कर रहे हैं? रोम साम्राज्य। देखो, जो +1 की हिस्ट्री है वो वर्ड हिस्ट्री है। थोड़े से नाम आपको अजीब लगेंगे, थोड़ी सी टफ लगती है आपको, क्योंकि नेम ऐसे आते हैं, डेट ऐसी आती हैं इसमें। तो लेकिन 1 या 2 बार आप रिवीजन करोगे, और जितना मैं आपको रीड करवा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले ही आपको बहुत थोड़ा थोड़ा रीड करवा रही हूँ ताकि आप उसको अच्छे से कवर कर पाओ, क्योंकि ज़्यादा रीड करवाऊँगी तो आपको थोड़ा बोरिंग लगता है। तो इस हिस्ट्री को हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही कवर कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस कम है हमारा, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, केवल 7 लेसन ही हैं, तो हम आराम से इसको कंप्लीट कर लेंगे। 2-2 3-3 बार रिवीजन हो जाएगी। जैसे भी लेसन की मैंने क्लासेस में भी बार बार आपको रिवीजन करवाई, और वो चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी हैं, बिल्कुल रटी जा चुकी हैं वो चीज़ें, क्योंकि बार बार रिवीजन से आपको ये सारी बातें लर्न हो जाएंगी। तो जितना मैं आपको रीड करवा रही हूँ, साथ के साथ आप इसको रीड करते रहें। तो हम देखो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। ऑन द अदर हैंड, लार्ज expenses of Roman territory were in a much less advanced state. For example, transhumance यानी कि ऋतु प्रवास was widespread in the countryside of Numidia, modern अल्जीरिया। कि दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि रोम के एक क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े भाग बहुत उन्नत अवस्था में थे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, नुमिडिया जो आधुनिक अल्जीरिया में है। देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। ऋतु प्रवास क्या होता है कि लोग है ना, जैसे जैसे ऋतुओं में चेंजिंग आती है उसके अकॉर्डिंग प्रवास, यानी कि एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो उसको हम ऋतु प्रवास कहते हैं। जैसे चरवाहे लोग होते हैं, अपनी भेड़ बकरियों, अपनी गायें वगैरह को लेकर वो दूसरी जगह चले जाते हैं, जहाँ उनको लगता है कि अब यहाँ घास के मैदान नहीं रहे हैं, तो दूसरी जगह जाकर वो घास के मैदान देखते हैं। तो उसी अनुसार ऋतु परिवर्तन यानी कि ऋतु प्रवास हम उसको कहते हैं। These pastoral and semi-nomadic communities were often on the move, carrying their own shaped huts called मैपालिया विद them। तो ये चरवाहे तथा अर्ध खानाबदोश अपने साथ झोपड़ियाँ, और उनकी झोपड़ियों को क्या कहते थे? मैपालिया। तो अपनी झोपड़ियाँ भी साथ में ही लिए अपनी भेड़ बकरियों के साथ इधर उधर घूमते रहते थे। देखो, चरवाहे वो होते हैं जो अपने पशुओं को चराते हैं, ठीक है। जैसे वो भेड़ बकरी रखते हैं, भेड़ बकरी क्या है, घास वगैरह खाती हैं, पत्ते वगैरह खाती हैं, तो उसकी तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। जिस तरह से अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बिल्कुल अपनी जो डेली वेज की लाइफ का। जैसे ये बागड़ी वगैरह आते हैं, देखो इनकी जो झुकी झोपड़ी सी होती है, तंबू वगैरह से ये रखते हैं तान के, उसको ही बोलते हैं वो झोपड़ी वगैरह। तो ये भी साथ में, क्योंकि कभी इस गांव में कभी उस गांव में, इस तरह से ये चलते रहते हैं। तो ऐसे ये चरवाहे थे खानाबदोश लोग। खानाबदोश लोग भी हम उन्हें ही कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते हैं, यानी कि जो टिक कर एक जगह न रहे उसको खानाबदोश लोग बोलते हैं। तो ये जो चरवाहे थे अपनी भेड़ बकरियों के भोजन की तलाश में, उनके खाने पीने की, उनके चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसको ऋतु प्रवास कहा जाता था। और ये अपनी झोपड़ियाँ यानी कि जो रहने का इनका छोटा मोटा आवास था उसको भी साथ में उठाए रखते थे। और उन झोपड़ियों को क्या कहा जाता था, ये आपने लर्न करना है। मैपालिया। क्या कहते थे? मैपालिया। एज रोमन states expanded in North Africa, the pasture of those communities were drastically reduced and their movements more tightly regulated. Even in Spain, the north was much less developed and inhabited largely by a Celtic speaking peasantry that lived in hilltop village called Castella. परंतु जो उत्तरी अफ्रीका में था
रोमन जागीरों का विस्तार होने से वहाँ की चरागाहों की संख्या में काफ़ी कमी आई और जो खानाबदोश लोग थे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, तो उनके भी आवागमन पर अब नियंत्रण हो चुका था। स्पेन में उत्तरीय क्षेत्र बहुत कम विकसित था, यानी कि स्पेन का जो नॉर्थन रीजन था वो काफ़ी कम विकसित था। तो यहाँ के किसान पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांव में रहते थे। जैसे पहाड़ियों के ऊपर घर वगैरह बना लेते हैं किसान, तो वहाँ रहते थे और इन गाँव को कस्टेला कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था इनको? कस्टेला। तो दो ये वर्ड आए, एक मैपालिया। मैपालिया यानी कि उनकी झोपड़ियों को कहा जाता था। जो चरवाहे और खानाबदोश लोग थे उनकी झोपड़ियों को मैपालिया कहा जाता था। और ये किसान थे जो कुछ एक पहाड़ियों वाली चोटी पर, मतलब पहाड़ियों की चोटियों पर बसे हुए थे कुछ गांव, और उन गांवों को क्या कहा जाता था? कस्टेला। क्या कहा जाता था? कस्टेला। तो ये वर्ड आपने याद रखने हैं। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, मैपालिया क्या था? तो मैपालिया आप कह सकते हो हट थी, एक झोपड़ी थी जो खानाबदोश लोगों और चरवाहे लोगों की थी। वो अपने साथ उठाए फिरते थे उसको। फिर पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, कस्टेला क्या था? तो कस्टेला उन किसानों के घर थे, उन किसानों के गांव थे जो एक पहाड़ियों की चोटी पर बसे हुए थे। तो किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे कस्टेला यानी कि किसानों के पहाड़ियों की चोटी पर बसे हुए गांव, मैपालिया उनकी झोपड़ियाँ। When we think of the Roman Empire, we should never forget these differences। कि जब भी हम रोमन साम्राज्य के बारे में सोचते हैं तो हमें ये उनकी जो असमानताएं थी वो कभी भूलनी नहीं चाहिए। वी शुड आल्सो बी केयरफुल नॉट टू इमेजिन दैट। और आप मन में अपने ये भी नहीं इमेज कर सकते हो कि दैट बिकॉज दिस वॉज द एंशियंट वर्ल्ड, की एक प्राचीन विश्व था। देयर फॉर्म्स ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ वर नेसेसरी बैकवर्ड और प्रिमिटिव। कि बहुत ज़्यादा प्राचीन था और इसी वजह से इसका जो सांस्कृतिक थी और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक जीवन था वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था, काफ़ी देहाती था। तो आप मन में ये इमेजिन मत लगाओ कि ये पिछड़े हुए लोग थे। ऐसा कुछ नहीं था, पिछड़े हुए नहीं थे। वो तो कुछ एक रीजन थे जहाँ पर जैसे जैसे अलग अलग डिफरेंसेस थे, बस ये चीज़ें हैं। ऑन द कंट्री diversified applications of water power around the Mediterranean, as well as advance in water powered mining technology, the use of hydraulic mining techniques in the Spanish gold and silver mines, and the gigantic industrial scale on which those mines are worked in the 1st and 2nd century, with levels of output that would not be reached again till the 19th century, some 1700 years later. The extent of well-organized commercial and banking networks and the widespread use of money are all indication of how much we tend to underestimate the sophistication of Roman economy, the rise, the issue of labor and of the use of slavery। देखो ये क्या कह रहा है कि रोमन साम्राज्य था जो, इसमें जल शक्ति से सोने और चांदी की खानों की खुदाई की जाती थी। यानी कि जो वाटर पावर थी उससे सोने और चांदी की खानों की खुदाई की जाती थी। ऐसी खानें जहाँ पर चांदी और सोना मिलता था और वहाँ पर मिलें चलाई जाती थी। इसका भूमध्य सागर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रयोग होता था। तो पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि रोमन साम्राज्य में जल शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग किस क्षेत्र में और किन कामों के लिए किया जाता था? तो जल शक्ति से सोने और चांदी की खानों की खुदाई की जाती थी और मिलें चलाई जाती थी। इसका भूमध्य सागर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रयोग होता था। अच्छा, दिस राइज द इशू ऑफ लेबर, किस श्रम के बारे में, और एंड यूज ऑफ स्लेवरी, और जो दास का वो यूज़ करते थे वो किस तरह से है, उसके बारे में कुछ इशूज हैं। वो आगे हम इसमें पढ़ेंगे। कंट्रोलिंग वर्कर्स यानी कि श्रमिकों के ऊपर नियंत्रण। कि किस तरह से उन्होंने जो श्रमिक थे, उनके दास थे, उनके ऊपर नियंत्रण रखा है, वो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। Slavery was an
institution deeply rooted in the ancient world, both in the Mediterranean and the Near East, and not even Christianly when it emerged and triumphed as the स्टेट रिलीजियन इन द 4th सेंचुरी। कि 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म के राज्य धर्म बनने के बाद दास प्रथा जारी रही थी और भूमध्य सागर और जो पश्चिमी सागर था इसमें इसकी जड़ें काफ़ी गहरी थी। That may have been true of large parts of Italy in the Republican period। कि इटली में जो गणतंत्रीय व्यवस्था थी वो यहाँ पर एक सत्य थी। अंडर अगस्त, एक अगस्त शासक था जिसने अगस्त महीना दिया था, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो अंडर अगस्त देयर वर सेटल्ड 3 million slaves in a total Italian population of 7.5 million, but it was no longer true of the empire as a whole। Slaves were an investment, and at least one Roman agriculture rights advised landowners against using them in context where too many might be required, for example for harvests, or where their health could be damaged, for example by malaria। कि अगस्त के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। यानी कि इटली में जो कुल जनसंख्या थी वो 75 लाख थी और उनमें 75 लाख में से 30 लाख दास थे। और दास को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जा सकता था क्योंकि रोमन साम्राज्य में ना दास रखने का बहुत ज़्यादा शौक था। ये हमने जब फर्स्ट पैसेज पढ़ा था उसमें ये बात आ चुकी थी। तो कि उनको ना बहुत ज़्यादा दास रखने का शौक था और दास से ही वो अपनी फैमिली मानते थे। बल्कि वैसे इनकी जो फैमिली थी वो न्यूक्लियर थी, यानी कि एकल परिवार में विश्वास करते थे, लेकिन दासों को रखना ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते थे और उनको ही फैमिली का एक पार्ट समझते थे। तो दासों के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा वो था। लेकिन इन्होंने ये कहा कि कुछ एक चीज़ों में, जैसे कई चीज़ों में दास काम करते हैं, मलेरिया वगैरह होने की बीमारी भी उनको हो जाती है, तो उन चीज़ों में ये कहते हैं कि थोड़ा उनका इकोनॉमिकल पार्ट की तरफ भी इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरे अर्थों में कह सकते हैं, इफ़ द रोमन अपर क्लास, जो रोम की अपर क्लास थी, वर ऑफ्टन ब्रूटल टुवार्ड्स देयर स्लेव्स, ऑर्डिनरी पीपल डिड समटाइम्स मच मोर कंपेनिशन। सी व्हाट वन हिस्टोरियन सेज अबाउट ए फेमस इंसिडेंट दैट अक्योर्ड टू द रीजन ऑफ नीरो। कि एक हिस्टोरियन है जो नीरो के बारे में बताएगा, रीजन के बारे में उसके, कि एज वारफेयर बिकम लेस वाइड स्प्रेड विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इन द 1st century, the supply of slaves tended to decline and the users of slave labor thus had to turn either to slave breeding or to cheaper substitutes such as wage labor, which was more easily dispensable। कि पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ साथ जब लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में भी कमी आने लगी। इसलिए दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन अथवा वेतनभोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। और जो वेतनभोगी मजदूर थे, इन फैक्ट फ्री लेबर वॉज एक्सटेंटली यूज्ड ऑन पब्लिक वर्क्स एट रोम प्रीसियसली बिकॉज एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्लेव लेबर वुड हैव बीन टू एक्सपेंसिव। वेतनभोगी जो मजदूर थे वो दासों से सस्ते पड़ते थे क्योंकि इन्हें आसानी से छोड़ा जा सकता था और रखा जा सकता था। कि जब पहली शताब्दी थी जो, उसमें शांति स्थापित होने के साथ साथ लड़ाई झगड़े भी कम हो गए थे और दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी। इसलिए दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन तथा वेतनभोगी मजदूरों का विकल्प लेना पड़ा था। और ये जो वेतनभोगी मजदूर थे, ये वेतनभोगी मजदूरों को कभी भी रखा जा सकता था, कभी भी काम से हटाया जा सकता था, लेकिन दासों को ऐसे नहीं था कि हटाया जा सके काम से। अनलाइक हायर्ड वर्कर, स्लेव्स हैड टू बी फेड एंड मेंटेन्ड थ्रू आउट द ईयर
विच इंक्रीज्ड द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दिस काइंड ऑफ लेबर। लेकिन इसके विपरीत जो दास श्रमिक थे उनको वर्ष भर रखना पड़ता था, उन्हें पूरे वर्ष भोजन भी देना पड़ता था, उनके अन्य खर्च भी उठाने पड़ते थे। They were not required in large numbers. Masters often gave their slaves or freedmen capital to run business on their behalf or even business of their own. तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता कि दास श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती, इसलिए बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में मजदूर नहीं रहे। अब इन दासों और मुक्त हुए दासों को व्यापार प्रबंधक के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा। मालिक प्राय उन्हें अपनी ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी देते थे, कभी कभी अपना पूरा कारोबार भी उन्हें सौंप देते थे। तो इस तरह से वेतनभोगी था एक मजदूर, यानी कि जिसको कभी भी लगाया जा सकता है काम पर, कभी भी हटाया जा सकता है। लेकिन जो दास थे वो रेगुलर थे, उनको काम पर रखना ही होता था। तो इस तरह से था। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इतना ही रीड करें और इसको अच्छे से रीड करें।